जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पार्लियामेंट का मामला जो है अब दंगल में बदल रहा है। दंगल में मतलब कि पार्लियामेंट में आज दंगे की स्थिति बन गई। पार्लियामेंट में दंगे की स्थिति बन गई मतलब आप ये देखें कि मंगल मिलन के बाद में जो मंगल मिलन होता है आजकल, जब सत्र चलता होता है तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मंगल मिलन करते हैं जिसमें एनडीए के सभी सांसद सम्मिलित होते हैं। तो उस मंगल मिलन में कोई योजना बनी और हमारे एनडीए के जो सांसद हैं वो भी कांग्रेसी यानी कि यूपीए वाले जो सांसद हैं, मुख्यतः उसमें कांग्रेस और समाजवादी वाले हैं, बाकी तो उनके साथ में कोई बचा भी नहीं है। इक्के-दुक्के कोई टीएमसी के 2-4 बचे हैं या इक्के-दुक्के इधर-उधर कोई बचे हुए हैं या उद्धव ठाकरे भी न्यूट्रल से हो रहे हैं। शरद पवार तो न्यूट्रल हो ही गए हैं। डीएमके वाले तो निकल ही गए हैं, तो कोई है नहीं उनके पास, खाली 99 और 37 या समझ लीजिए कोई 150 सांसदों का ही ये ग्रुप है। और उसके विपरीत 300 सांसदों से अधिक का ग्रुप जो है वो एनडीए के पास में है। तो आज दोनों आमने-सामने हो गए। देखिए, हम लोग जो है राहुल गांधी से जो है ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको कॉकरोच प्रोटेस्ट पर जो है आपको डिस्कशन चाहिए, जब आपको डिस्कशन मिला तो आप पीछे क्यों हट गए? एक तो ये, दूसरा जो है राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज किया, किस लिए, उनका क्या कसूर है? अपने-अपने प्लेकार्ड बना के, अपने-अपने बैनर्स बना के दोनों आमने-सामने हो गए। बीच में जो सुरक्षाकर्मी थे उनको दीवार बनानी पड़ी कि आपस में हाथापाई ना हो जाए। तो ये जो हुआ तो उससे मेरे मन में एक विचार जागा और वो विचार ये जागा कि भाई ये बताइए कि यदि संसद में दंगा हो जाए, जो कि आज पूरी स्थिति बन गई थी संसद में दंगा होने की इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वो एक टफी हैं, टफी। हैं? ये भाई वो काफ़ी सारी मार्शल आर्ट्स जानते हैं और वो चुनौती भी देते रहते हैं कि भाई मोदी की हिम्मत हो तो मुझसे 2-2 हाथ कर ले, मैं मोदी को उठा के पटक दूँगा। वैसे मुझे मालूम नहीं कि प्रजातंत्र में पहलवान होना कितनी बड़ी एक ताकत है और मुझे लगता है कि ऐसे के लिए अब तो सोच लेना चाहिए भाई कि बृजभूषण शरण सिंह को निश्चित रूप से वापस ले आया जाए, या और 1-2 को जो पहलवान हैं, हमारे जो ओलंपियंस, उनको ले आया जाए एनडीए की तरफ से, वो ठीक-ठाक रहेगा। अब बबीता फोगाट को ही ले आओ, राज्यसभा में ले आओ, तो वो जो है वो महिला यदि राहुल गांधी से कुश्ती लड़ेगी जाके, तो एक अलग ही सीन बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें 2-3 पेंच हैं कि भई अगर आप ये देखें कि राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो उसके चेयरमैन जिनको बोलते हैं अध्यक्ष राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रोटोकॉल में उनका स्थान स्पीकर से यानी लोकसभा के अध्यक्ष से ऊपर है। अब यदि दंगा होता है पार्लियामेंट में, तो दंगे में बीच बचाव करने के लिए पुलिस को कौन बुलाएगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज के इस वार्तालाप को इंटरैक्टिव बनाइए और तुरंत कमेंट में अपने-अपने सुझाव दीजिए। क्योंकि मैं जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, जो कि अगले कुछ समय में, अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ सत्रों में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो पहले से ही तय होना चाहिए। तो भई बीच बचाव जो आपका लोकसभा का जो सुरक्षा दल है, वो मैं देख रहा था कि वो अ, इतने सक्षम दिख नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है आरएएफ इत्यादि को बुलाना पड़ सकता है, अगले कुछ दिनों में। वैसे एक इसमें ये मैं कहूँ कि ये स्थिति यहाँ तक आई है, इसके लिए कुछ तो दायित्व लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, तो यदि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, तो हमारे पास मुस्लिम लीग की हरकतों का, मुस्लिम लीग के जो तौर तरीके थे, उनका विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध है, विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध है। मैंने स्वयं अपनी पुस्तक में एक जगह उल्लेख किया और वो सीताराम गोयल जी ने कोट किया किसको? वो भी आरएसएस के ही विचारक थे, एचवी शेषाद्री जी, और लंबे समय तक सरकार्यवाह रहे हैं, यानी जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के। तो वो सरकार्यवाह रहे जो आजकल हमारे ओसवाले जी हैं। तो उन्होंने लिखा एक जगह कि भई कि ये जो पार्टीशन क्यों हुआ? पार्टीशन का उन्होंने कहा कि भई 2 तरह के बिहेवियर थे। एक तो मुस्लिम लीग का बिहेवियर था और दूसरा जो था वो नेशनल बिहेवियर था। तो मुस्लिम लीग का बिहेवियर उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग का बिहेवियर जो था वो उसका जो कैरेक्टर कैसा था। अंग्रेजी में ही बोल देता हूँ क्योंकि मैंने वो पुस्तक अंग्रेजी में पढ़ी है, तो उसका अनुवाद कर दूँगा आपको कि एक्रिमनी, एक्यूजेशंस। एक्रिमनी का मतलब विवाद, बेवजह का गंदा टाइप का विवाद। हाँ, और एक्यूजेशंस मतलब आरोप। तो पहले एक गंदे तरह का विवाद उत्पन्न करो, जिसमें आपस में बड़ी कटु विवाद कह सकते हैं उसको। तो एक्रिमनी है कटु विवाद। तो पहले कटु विवाद करो, फिर उसके बाद फिर उसको आप आरोपों में बदलो, आरोप। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने एक कटु विवाद उत्पन्न किया, और कटु विवाद क्या उत्पन्न किया कि आपने लाठी चलाई इत्यादि इत्यादि। फिर उस कटु विवाद को आप जो है वो आरोप लगाओ कि इसमें जो है वो सारी गलती XYZ की है। फिर उसके बाद कंप्लेंट करो, कंप्लेंट। तीसरी उसमें है कंप्लेंट। कंप्लेंट के बाद फिर डिमांड, डिमांड आ गई, डिमांड। डिमांड आ गई कि अमित शाह जी जो है वो यहाँ पर पहले आए और स्टेटमेंट दें। फिर डिनंसिएशन, अमित शाह जी नहीं आए, पहले बाद में कहा अच्छा हम आते हैं, तब तक उन्होंने उनको डिनाउंस कर दिया, डिनंसिएशन। और फिर है स्ट्रीट रायट्स। तो स्ट्रीट रायट्स ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का एक सीधा-साधा ये काम करने का तरीका था। और उन्होंने भारत भी सही बताएँ तो दंगा करके ही जीता, क्योंकि नेहरू जी की फूँक सरक गई डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के बाद से। और उन्होंने कभी भी कन्फ्रंट करने का प्रयास नहीं किया नेहरू जी ने, क्योंकि उनकी क्या नीति थी? उनकी नीति थी दूसरी, एक्विescence, एसेंट, कैजोलरी, कंसेशंस। हुँ? कंसेशंस के बाद में फिर आप ये कह लीजिए कि अ, ए उसको बोलते हैं कंसेशंस, फिर अकोमोडेशन बोल लीजिए, सेल्फ रिप्रोच और फिर सरेंडर। फिर सरेंडर। ये लगातार कांग्रेस की नीति बनी रही है और अंत में भी उन्होंने सरेंडर किया, पार्टीशन किया। तो मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये एक्विescence एक्विescence और हमें नहीं लगता कि आप अभी उस पे आए हैं। लेकिन जो आपकी रीति-नीति है ना, ये पॉलिटिकल करेक्ट होने की, वो कुछ-कुछ इसी की तरफ लीन करती हुई दिख रही है। तो इनके साथ में ना एक्विस यानी कि बात मानने की ज़रूरत है, ना एसेंट यानी सहमति की आवश्यकता है इनसे। अम, कोई कैजुअलरी, इनको बहलाने-फुसलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बहलाने-फुसलाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को ब्लेम करने की तो बात ही नहीं है, सेल्फ रिप्रोच वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जहाँ सेल्फ रिप्रोच आई, वहाँ सरेंडर का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो अब आ जाते हैं कि साहब कि हाँ, चलो अब दंगा होगा, क्योंकि ये जो आज एनडीए वाले खड़े हुए, उससे ये दिखता है कि वो जो दूसरा जो नेशनल बिहेवियर जो डिस्क्राइब किया गया है, वो वाली स्थिति कम से कम बीजेपी दिखा नहीं रही है। शुरू में तो काफ़ी 3 हफ्ते इन्होंने जो है वो एक्विescence, असेंट और कैजुअलरी वाला दिखाया, जो सर्वथा मुझे लगता है कि अनावश्यक था। अब ये बताएँ कि आरएएफ यदि आती है तो जो प्रोटोकॉल बनेगा, उसमें वाटर कैनन चलेगी या नहीं चलेगी? लाठी चार्ज होगा या नहीं होगा? आँसू गैस का क्या उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि भई विपक्ष के पास तो पप्पू यादव है। आपने देखा पप्पू यादव का डील-डॉल देखा है आपने?
अब उनके जिगरा कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग हैं विपक्ष के पास में। इधर से तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, इधर से तो वाकपटु लोग अधिक हैं, स्ट्रीट फाइटर तो कम ही हैं। बृजभूषण शरण सिंह थे, उनके बेटे जो हैं वो भी पहलवान हैं या नहीं है मुझे पता नहीं, तो करण भूषण सिंह उनको तो तैयार कीजिए, तो यंगस्टर्स की ब्रिगेड तैयार कीजिए, जो वहाँ पे इनको उठा-उठा के पटक सके। कोई महिला पहलवान हो तो उसको लाइए, जो राहुल गांधी से उलझ सके। कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, ये रीति-नीति बनानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर ये तैयारी करनी पड़ेगी कि साहब आंसू गैस पहले छोड़ी जाए या वाटर कैनन। और वाटर कैनन से पहले मुझे लगता है वाटर कैनन सर्दियों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। अभी आजकल का जो मौसम है उसमें तो वाटर कैनन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी नहीं, लोग उसका आनंद और उठाएँगे। तो ये प्रश्न अब खड़ा हो गया है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारी संसदीय प्रजातंत्र में ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि यदि सांसद जो हैं, वो इस तरह का व्यवहार करें, दंगाइयों की तरह व्यवहार करें और बजाय संसद के भीतर बैठकर बहस-मुबाहिसा करने के, वाद-संवाद करने के, बाहर आके आंदोलन करें, तो फिर जो संसद के जो कर्ता-धर्ता हैं, यानी कि चेयरमैन साहब राज्यसभा के और स्पीकर साहब लोकसभा के, उनको किस तरह का प्रोटोकॉल बनाना चाहिए? इसकी आवश्यकता पड़ गई है। आप लोगों से जैसा मैंने कहा कि ये इंटरैक्टिव सेशन है भाई। आप लोग जो है वो पूरा सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का अंग हो गया है कि दंगाई सांसदों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। वैसे मुझे ये लगता है कि स्पीकर साहब लोकसभा में शुरू में ही जैसे ही वेल में आते हैं ना, ऑटोमेटिक कर दो उसको, जो वेल में आएगा वो ऑटोमेटिक सस्पेंड। आप देखो कोई आएगा ही नहीं। जो चिल्लाएगा अपनी सीट पे खड़ा होके ऑटोमेटिकली सस्पेंड। फिर देख लेना आप कैसे चलती है संसद। ये कौन-सी उदारता है? ये कौन-सी पॉलिटिकल करेक्टनेस है जो आपको कहती है कि भई माननीय सांसद जो हैं वो सदन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, सदन के अंदर खड़े होके नारे भी लगा सकते हैं, आप वहाँ पर तख्तियाँ भी ला सकते हैं, आप जो है वो वेल में भी खड़े हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी जा सकते हैं और ये सब करने के बाद भी आपको निलंबित नहीं किया जाएगा। सोचिए, सोचिए और हमारी जो प्रश्नावली है, जो आज हमने आपके सामने प्रश्नावली रखी है, उसको आप रिस्पॉन्स भी दीजिए, उसपे आप टिप्पणी भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।